यूपीएससी क्या करता है, चौंकाता है, इसीलिए देखिए कि मेरिट कितनी जाती है, प्रीलिम्स की मेरिट भी 50% से कम जाती है, और जो टॉप करते हैं फाइनल सिलेक्शन वो भी 50% के आसपास ही रहते हैं। तो इसीलिए आप देखिए 50% हमसे सॉल्व हो ही नहीं रहा। तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम इस प्रकार की चीजों को हमें पढ़ना चाहिए। तो कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आउटवर्ड एफडीआई, यानी वाह एफडीआई की जटिलता है। वाह एफडीआई क्या है? तो बच्चे सिंपल सी बात है, जैसे कॉमन एफडीआई है उसे हम इनवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड एफडीआई यानी जो बाहर से हमारे देश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आता है, ठीक है, चाहे वह किसी ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में आता है, या वो आकर के किसी ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट में लगता है, या किसी कंपनी का अधिग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफडीआई, और बड़े खुश होते हैं कि हमारे यहाँ एफडीआई बहुत अच्छी आ रही। लेकिन ऐसे ही याद रखिएगा, भारत से बाहर भी, जैसे जो भारत देश के रहने वाले जो कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीवादी हैं, जब वो विदेशों में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आउटवर्ड एफडीआई। याद रखिए क्या बोलते हैं, आउटवर्ड एफडीआई, यानी जब हम विदेशों में निवेश करते हैं उसे हम आउटवर्ड यानी बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बोलते हैं। तो यहां एडिटोरियल में हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हो रहा है उससे देश को फायदा नहीं हो रहा। तो ऐसे में हमें फोकस रखना चाहिए कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर के आए कि हमारा जो एफडीआई है यहीं रह जाए, उसको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, यानी बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। हम इसका मतलब पॉलिसी पर पढ़ने जा रहे हैं कि हमें हमारे पास क्या एफडीआई की पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें हम इनवर्ड में और अच्छा करें। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते तो इनवर्ड एफडीआई यानी जो बाहर से एफडीआई आ रहा वो तो अच्छी बात है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हैं अच्छी बात है, और अच्छा करने की जरूरत है, जिससे हम यानी अंकटाट की रिपोर्ट के अनुसार हम 7वें नंबर पे हैं एफडीआई प्राप्त करने में, हमें नंबर 1, 2, 3 पे आना है। तो स्वाभाविक है, एक तो ये हो गया। लेकिन दूसरा आउटवर्ड एफडीआई कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जिससे हमारे यहाँ की एफडीआई बाहर जाए ना। उसके पीछे रीजन है, जब एफडीआई यानी हमारे यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, यानी हमारी कोई कंपनी बाहर किसी कंपनी को खरीद रही है, या वहां पर ब्राउनफील्ड ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है ना। ब्राउनफील्ड मतलब पुरानी किसी फर्म में पैसा लगाना, ग्राउंडफील्ड का मतलब पूर्णतया नया कोई सिस्टम खोलना, या ठीक है। तो अब आप सोचिए, जब यहां से पैसा वहां जा रहा है तो इसका नुकसान क्या हो रहा है? इसका नुकसान यह हो रहा है कि भाई सरकार कोई टैक्स नहीं वसूल पा रही उस पर, नंबर 1, सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। दूसरा क्या है भाई, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन विदेश में हो रहा है, जबकि हिंदुस्तान में वैसे ही रोजगार का संकट है। तो जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट दोनों की वजह से हमें आउटवर्ड एफडीआई पर फोकस रखना होगा, और इस प्रकार की नीतियां बनानी होंगी जिससे हमारे देश की पूंजी बाहर जाने की बजाय हिंदुस्तान में ही लगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां यही बताया गया कि हमको टैक्स रिफॉर्म करने पड़ेंगे। मैं यही सारी बातें बता दे रहा हूं, हमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स रिफॉर्म करना पड़ेगा बच्चों। और टैक्स रिफॉर्म का मतलब हो गया कि हमें ग्लोबल जो मिनिमम टैक्स होता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, यानी वैश्विक कर व्यवस्था के अनुसार। क्योंकि हमारा जो यह एफडीआई है जो बाहर जा रहा है, वो यह एफडीआई उन्हीं देशों में जा रहा है जो टैक्स हेवन कहे जाते हैं। टैक्स हेवन यानी ऐसे देश जो यानी टैक्स वगैरह बहुत मिनिमम या लगभग नाक के बराबर वसूलते हैं, और कंपनियों को, फर्मों को बड़ी ज्यादा अन्य सहूलियतें प्रदान करते हैं। तो भारत का जो एफडीआई है वो इसी प्रकार के टैक्स हेवन देशों में जा रहा है, तो उसी को रोकने की आवश्यकता। आई होप आप मुद्दा समझ गए होंगे, यही पूरा टॉपिक है। और आप ये भी सोचिए कि सुबह से आपकी क्लास ले रहा हूं, और 3 से आपकी क्लास मैंने 2 बजे वाली लेकर के छोड़ी, उसके बाद से लगातार हिंदू पे काम कर रहा हूं। 10 मिनट में सोया था, 3 बजे के आसपास कुछ देर के लिए सोया, उसके बाद उठ करके हिंदू पे काम कर रहा हूं। तो आप सोचिए, और सारा हिंदू रट गया है, ये भी नहीं है। स्लाइड तो मैं इसलिए रखता हूं कि आपका वो कंटेंट है, आपको मैं एक बार यहां समझाता हूं तो आपको आनंद आ जाता है। तो बस यही चाहता हूं, यही एनर्जी आपके अंदर मेंटेन रहे, और इस बार अपनी एनर्जी से प्रीलिम्स को हम लोग फाड़ करके रख दें। और अभी से अलर्ट है हम, 6 महीना पहले से अलर्ट है आप और हम, तो रुकेगा किसका? अभी तक क्या होता था, मार्च में आकर के पूरा प्रीलिम्स क्रांति, लेकिन अभी से हम लोग प्रीलिम्स कर रहे हैं, तो निकलेगा इस बार 28 मई। इसी हिसाब से यही हमको पढ़ना है बच्चे। सब लिखा हुआ GS3 इकोनॉमिक्स सिलेबस का पार्ट है। क्या है? इकोनॉमिक्स सिलेबस का पार्ट है, जिसका एक यूनिट है निवेश मॉडल। यानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इन्वेस्टमेंट मॉडल। याद रखें क्या है? इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब इन्वेस्टमेंट मॉडल में देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने आता है, क्या रखा गया है क्वेश्चन, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। आप सबको पता है एफडीआई क्या, एंड आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी ओएफडीआई। तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है आपको पता है, और बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है तो आपको पता लग गया। यानी ये इसी यूनिट से कनेक्ट है कि नहीं, इसी यूनिट से इन्वेस्टमेंट मॉडल के साथ कनेक्ट है कि नहीं, आप विचार करिए। अब इसके बाद यहां पर आता है सॉरी हाउ ओएफडीआई, यानी अब ये जो बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, serves as an impediment of resource mobilization in Indian economy। यानी ये जो ओएफडीआई है, जिसे हम बाह्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं, यह किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधन जुटाने में बाधा उत्पन्न करता है। संसाधन का मतलब हो गया बड़ा शब्द है भाई, यानी जीडीपी जुटाने में और रोजगार जुटाने में। किसमें? जीडीपी जुटाने में और रोजगार जुटाने में। जीडीपी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिएगा।
यानी जब जीडीपी में क्या था, सरकार जो टैक्स की वसूली करती, तो यानी टैक्स आ रहा है, ठीक है ना। तो टैक्स क्या है, हमारी जीडीपी का हिस्सा है। अब इसके बाद रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। अब आप कहेंगे ये कैसे जीडीपी का हिस्सा बताते हैं? अरे भाई, जिसको रोजगार मिलेगा, तो रोजगार क्या होता है, आपने देखा है कि किसी भी इकोनॉमी में 4 क्षेत्र होते हैं। इस इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स में से अगर कोई भी एक कमजोर होता है तो पूरी इकोनॉमी कमजोर हो जाती है। तो आप देखेंगे, तो ऐसे में हमेशा हम क्या पढ़ते हैं, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड, यानी घरेलू क्षेत्र। ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये क्या है, ये कंज्यूमर है, ये उपभोक्ता है। जब तक ये कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में डिमांड नहीं करेगा, समझ गए ना, तो ऐसे में ये जो रोजगार है, ये क्या करता है, अगर रोजगार मिलता है तो लोग कंज्यूमर होते हैं, वो डिमांड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन बढ़ता है और इकोनॉमी का साइकिल बढ़ता है, तो टोटल जीडीपी को ही फायदा होता है। वही यहां पर कहा गया, संसाधन को जुटाने में बाधा, यानी जीडीपी को कम करता है, उसके साथ साथ रोजगार को भी कम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे, एकदम नया टॉपिक है और आपको इसी के साथ पढ़ते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। कहां गया, ठीक है, मजा आ रहा बच्चों। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, क्या है, अब आता है व्हाट इज एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या आपको बताया जा चुका है, एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एक देश में, एक व्यवसाय में दूसरे देश में स्थित एक इकाई द्वारा किया गया निवेश। यानी हिंदुस्तान हमारा यह है, तो हमारे हिंदुस्तान में अगर अमेरिका की कोई एंटिटी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, एफडीआई। और इसी के लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करने में आसानी करते हैं, बहुत सी सहूलियतें और बहुत सी उदार नीतियां लेकर के आते हैं, यानी लिबरल पॉलिसीज लेकर के आते हैं, टैक्स वगैरह में छूट प्रदान करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स करते हैं, लेबर रिफॉर्म्स करते हैं, जिसके कारण हमारे यहां इन्वेस्टमेंट आए, ठीक है। और केवल हम ही तो नहीं करते ना, विदेश वाले भी करते हैं, तो फिर हमारा वाला वहां जाएगा, याद रखिएगा। ये हो गया आपका। अब इसके बाद आता है व्हेयर डज इंडिया स्टैंड इन एफडीआई, यानी एडिटोरियल राइटर कहते हैं कि आज हम एफडीआई में कहां खड़े। तो यहां पर बताया गया है अंकटाड की रिपोर्ट, यानी जो निवेश पर रिपोर्ट निकालने वाला सबसे शीर्षस्थ संस्थान है अंकटाड। 2021 में उसने जो रिपोर्ट दी, उसमें से टॉप 20 देशों की सूची में भारत 7वें स्थान पर है, याद रखेगा, एफडीआई प्राप्त करने में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। और कहा गया कि हमने अच्छी पॉलिसी बनाई है एफडीआई की, जिसके कारण से 2004 में हमारे पास केवल $5 बिलियन की एफडीआई थी, जो 21-22 में बढ़कर $83 बिलियन हो गई। यानी हमारी एफडीआई पॉलिसी अच्छी है, इसका ये प्रमाण है। तो आपको ये प्रमाण है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपसे पूछता है कि एफडीआई, मान लीजिए आपसे पूछता है कि एफडीआई को लेकर के भारत की नीति अभी तक किस प्रकार की रही, तो आप इस डेटा के द्वारा बता पाएंगे कि अच्छी रही, क्योंकि हमने अच्छी ग्रोथ दर्ज की है। तो ये होता है डेटा का इंपॉर्टेंस, डेटा लेड गवर्नेंस। मुकेश अंबानी ने कहा था, जिसके पास डेटा है वही रूल करेगा। डेटा नया तेल है, उनका स्टेटमेंट था, डेटा इज अ न्यू ऑयल। जैसे तेल के लिए पहले युद्ध हुआ करते थे, और ऑब्वियस है अभी भी स्थिति वैसी ही है, तो वैसे ही आपके लिए डेटा भी होगा। तो डेटा आंसर राइटिंग में भी यूज होना चाहिए। अब आता है, मैंने क्या कहा आप लोगों से, मैंने क्या कहा है, अगला पॉइंट आप यहां पर ध्यान दें, ठीक है बच्चों, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आप नोटिस करें, मैंने लिखा हुआ प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ, रीड अंकटाड। यानी ये अंकटाड के बारे में आज आप गूगल करके या जैसे भी मर्जी होगी आज ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि अंकटाड पर कोई प्रश्न आए तो आपको मिल जाए। देखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, अगले 6 महीने यही बोलूंगा, प्रतिदिन अंकटाड पढ़ लो, अनुच्छेद 324 से 329 पढ़ लो, और आप देखना यहीं से आपको ना जाने कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो आप जो खुद बोलने आपको पढ़ने को बोलूंगा, उसको आप जरूर पढ़ेगा। अब आता है व्हाट इज द इशू। तो यहां कहा गया है कि अच्छी बात है कि एफडीआई तो है आपके पास, ठीक है, लेकिन जो वाह एफडीआई है वह उसमें भी तेजी से वृद्धि देखी गई है। यानी ये जो हमारे यहां पर एफडीआई में वृद्धि देखी गई है, तो अच्छी बात है। इसको बोलते हैं इनवार्ड एफडीआई, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं आईएफडीआई, यानी इनवार्ड, यानी एफडीआई का अंतर्वाह, यानी देश के हमारे अंदर आ रहा है एफडीआई। और अब तो हम यहां पर खुश हैं, क्या है, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन यहां पर क्या है, भारत से बाहर भी पिछले 1 दशक का डेटा का जिक्र करते हुए एडिटोरियल राइटर ने कहा कि हमारे यहां से भी पैसा, यानी कैपिटल बाहर जा रहा है। यह महत्वपूर्ण, जो पैसा हिंदुस्तान में लगना चाहिए, अब कुछ तो जाएगा ही, लेकिन मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए। तो पिछले 1 दशक में क्या है, ओएफडीआई में भी वृद्धि हुई है, ये चिंता की बात है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। 2004 में ये $2 बिलियन था, 2021 में ये $15 बिलियन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी वृद्धि है। इसके बाद आता है ओएफडीआई क्या है, वही बात मैंने आपको पहले बता दी गई, मैंने आपको ये बात पहले बता दिया। जब एक घरेलू फर्म, मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं कहूं अडानी का फर्म या रिलायंस, किसी विदेशी देश में, जैसे मैं कहूं मॉरिशस में, कहां पर, मॉरिशस में, अमेरिका में, अपने ऑपरेशन का विस्तार करते, यानी रिलायंस अपनी एक यूनिट वहां डाल दे, कहां डाल दे, मॉरिशस में डाल दे, अमेरिका में डाल दे, उसी को हम बोलते हैं ओएफडीआई, मेरे प्यारे बच्चों। और ओएफडीआई कैसे होता है, तो जैसे जैसे एफडीआई होता है वैसे वैसे ही ओएफडीआई भी होता है, मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, मर्जर के द्वारा। यानी
क्या करना है, विलय कर लेना है। किसी बाहरी कंपनी का रिलायंस ने अपनी कंपनी में विलय कर लिया, ठीक है ना, जैसे मॉरिशस में कोई कंपनी काम करे उसको रिलायंस ने खरीद लिया अपने अंदर समाहित कर लिया। एक्विजिशन के रूप में अधिग्रहण कर लिया, यानी शेयर वगैरह उसका खरीद लिया। इसके अलावा एक्सपेंशन यानी विस्तार के रूप में। तो जिस प्रकार से एफडीआई होता है उसी प्रकार से ओएफडीआई भी होता है, बस एक देश के अंदर होता है, एक देश के बाहर होता है। मजा आया बच्चों। अब आते हैं राइटर सेज यहां पर कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स रहे हैं उन पॉलिसी मेकर्स का ध्यान एफडीआई पर तो ज्यादा गया, यानी जो इनवर्ड एफडीआई है, आईएफडीआई, उस पर तो ध्यान ज्यादा गया, लेकिन ओएफडीआई पर ध्यान नहीं गया। इसका मतलब यहां पर हम पॉलिसी, अगर देखा जाए तो हम पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हैं। तो ऐसे में अगर यूपीएससी आपसे प्रश्न पूछता है, कैसा प्रश्न, वही वाला याद आ गया होगा, ऐसे में पूछा था, यह नीति गतिहीनता थी या क्रियान्वयन गतिहीनता जिसने समृद्धि को मंथर कर दिया, यानी पॉलिसी पैरालिसिस था या इंप्लीमेंटेशन पैरालिसिस था जिसने जीडीपी को कमजोर कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो अब कम से कम 1000 से 1200 शब्द में इसे लिखना है, तो कहां से कंटेंट लाएंगे? 2 पॉइंट हम इसको डाल सकते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल कि हमने एफडीआई पर फोकस किया, बट ओएफडीआई पर हमारे नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं गया। पिछले 10 वर्षों में जो ओएफडीआई है वो 7 गुना ज्यादा हो गया है, यानी भारतीय जो पूंजी है वो बाहर लग रही है। तो बाहर के देश, भले वो टैक्स हेवन में लग रही है, लेकिन बाहर के देशों में चाहे 1 रुपया ही टैक्स वसूल रहे हैं, लेकिन टैक्स वहां मिल रहा है, रोजगार वहां मिल रहा है। तो इस लिहाज से यह भारत के लिए चिंता की बात है। इसे हम कह सकते हैं कि पॉलिसी पैरालिसिस भी रहा है, क्योंकि भारत ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका प्रभाव जीडीपी पर थोड़ा ही सही लेकिन नेगेटिवली पड़ा है। कैसा लगा, मजा आया कि नहीं? तो बस हमको यूज करना है बच्चों, ये सारे पॉइंट लेना है, याद रखेगा। अब हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। वही कहा गया, हमने जितना एफडीआई लाने पर काम किया है, जो ओएफडीआई आ रहा है उस पर काम नहीं किया है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा। अब आइए पढ़ते हैं ओएफडीआई का डेटा कुछ। तो ओएफडीआई, आरबीआई ये डेटा दे रही कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओएफडीआई कहां होता है। प्रीलिम्स के लिए भी सबसे ज्यादा ओएफडीआई भारत से कहां होता है, किन देशों में होता है, तो आपको पता होना चाहिए ओएफडीआई सबसे ज्यादा कहां होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो डेटा ऑन एफडीआई आपसे कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आरबीआई ने एक रिपोर्ट दी है 2017 से अभी तक का, ठीक है ना, यानी बस आपको इतना लिखना है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2007 से 21 के बीच में कुल ओएफडीआई, यानी 100 रुपए अगर हमारा बाहर गया है, ठीक है ना, ओएफडीआई के रूप में, ठीक है, ओएफडीआई के रूप में हमने, यानी हमारे बिजनेस मैंस ने कहीं पर कुछ मर्जर किया है, एक्विजिशन किया है या एक्सपेंशन किया है विदेश में, तो 68% याद रखेगा किस चीज को ध्यान में रख करके किया है, उसको बोलते हैं अपतटीय वित्तीय केंद्र, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स। अब बड़ा इंपॉर्टेंट आपके मन में आना चाहिए, ये ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स को ध्यान में रख करके किया, यानी ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स का मतलब होता है, यानी ऑफशोर मतलब वही अपतटीय, यानी आपके तट के बाहर, यानी विदेश में वित्तीय सेंटर्स। यानी उन्होंने ये देखा है कि विदेशों में कहां पर उनको टैक्स की दृष्टि से ज्यादा लाभ होगा। किसने? इन्वेस्टर्स ने, जो हिंदुस्तान के कैपिटलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने ये देखा कि उन्हें कहां पर टैक्स में ज्यादा राहत मिलेगी, और दूसरा कहां पर उनको बैंकिंग सुविधाएं बहुत इजीली मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा जिसमें लीगल इश्यूज नहीं आएंगे। तो उनको दोनों, और तीसरा यानी वहां पर उनके जो एसेट होंगे उनकी सिक्योरिटी मजबूत होगी। इन 3 आधारों पर जो है उन्होंने ओएफडीआई में अपना जो है अंशदान किया। तो यही है, याद रखेगा। 21 के बीच में और कहां गया, अब वही बताया जा रहा है कि 7 और 21 के बीच में 68% जो गया है। ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स कौन है? ये वो देश हैं जो टैक्स हेवन देश हैं मेरे प्यारे बच्चों। यानी ओएफडीआई कहां जा रहा है? टैक्स हेवन देश में, यानी ये ऐसे देश हैं। अब टैक्स हेवन की भी जरा डेफिनेशन पढ़ लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, सामान्य लैंग्वेज में हम कह देंगे कि टैक्स हेवन ऐसे देश हैं जहां पर टैक्स की दर या तो मामूली है या लगभग ना के बराबर है या नहीं है, और इसके साथ अन्य रियायतें भी है। लेकिन ठीक है, आप लिखेंगे, आप ही के जैसे बहुत से बच्चे लिखेंगे, लेकिन हमें क्या करना है? संस्थाओं का जिक्र करना अपनी कॉपी के अंदर। आएंगे ओईसीडी का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका जिक्र करेंगे और कहेंगे भैया ओईसीडी जो विकसित राष्ट्रों का एक संगठन है। अब आपका पहले तो नोट कर लीजिएगा, प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ हो चुका है। ओईसीडी प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ हो चुका है। ओईसीडी पर होमवर्क कर लीजिएगा, यानी ओईसीडी को गूगल कर लीजिएगा। याद रखिए, क्या कर लीजिएगा? गूगल कर लीजिए। जितना गूगल करने को बताऊं करते जाइएगा, देखिएगा प्रीलिम्स आप पास हो रहे हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है, अब इसके बाद यहां से बढ़ते हैं। ओईसीडी एक टैक्स हेवन को डिफाइन करता है, किस रूप में? एक ऐसा देश जैसे जो कम या कोई कर नहीं लगाता, यानी जो टैक्स बहुत मामूली या लगाता ही नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसे ही देश का उपयोग कारपोरेट्स के द्वारा, फर्म्स के द्वारा टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जो कि अन्यथा अन्य देशों में उच्च टैक्स देना होता है। सिंपल सी बात है। यानी ऐसे देश जहां पर टैक्स मामूली या ना लगता, उसे हम टैक्स हेवन देश कहते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखें। तो हमारा सारा पैसा यहां लग रहा है, याद रखेगा।
तो अब आपके मन में आना चाहिए। और फिर उसके बाद बताया गया तो सबसे ज्यादा कहां जा रहा है, टैक्स हेवन देश कौन है, जैसे सिंगापुर है, पीटी। पीटी के लिए पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। तो टैक्स हेवन कंट्रीज ये सब आप एकदम पढ़ते चलिएगा, ठीक है। तो टैक्स हेवन कंट्रीज कौन है बच्चे, सिंगापुर है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा। और टोटल 51% इन्हीं तीनों को OFDI प्राप्त होता है, तीनों को 51, 100 में से 51 तो अकेले तीन ये लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो और बचता है वो कहां जाता है, कैमन द्वीप समूह में, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में और बरमूडा में ये जाता है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कहां जा रहा है, किसी बड़े देश में नहीं जा रहा है, टैक्स हेवन कंट्रीज में जा रहा है। तो कौन टैक्स हेवन कंट्रीज में, प्रीलिम्स। अरे ऐसे पूछ नहीं सकता यार कि प्राय कुछ देशों को टैक्स हेवन देश के रूप में जाना जाता है, जनरली ABCD या 1 2 3, तो आप इसको आप समझ गए। अब फिर देखिए प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ, यानी प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ का मतलब क्या हो गया, अब जरा ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ का मतलब। और एक बार मुझे कमेंट करके बताएं क्या आप सब प्रीलिम्स महाकुंभ की उपयोगिता को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। प्रीलिम्स महाकुंभ जो मैंने आज से स्टार्ट किया है, आज से जो मैंने प्रीलिम्स महाकुंभ स्टार्ट किया उसकी उपयोगिता समझ में आ रही। इससे क्या होगा, आप जब खोजी बनेंगे ना, आपके अंदर और एनर्जी ऐसे तैरेगी, चारों तरफ ऐसे एनर्जियां तैरेगी, आपको एनर्जी से जीत लेना इस विश्व को, याद रखिएगा। तो टैक्स हेवन अब क्या करा, ये आपको पता लग गया। प्रीलिम्स महाकुंभ, अगर मजा आ रहा है प्रीलिम्स महाकुंभ पे, बस एक बार ऐसे बढ़िया यश यश करके जो भी आप लिखते हो। तो प्रीलिम्स महाकुंभ आरंभ, इसमें आपको क्या करना है, होमवर्क होमवर्क होमवर्क। तो होमवर्क आपको जो है सिंगापुर के बारे में मैप में सब कुछ देख लेना है, या विकिपीडिया पे देख लीजिएगा ठीक ठीक जानकारी। मॉरिशस के बारे में, इनके आसपास क्या स्थित है, नीदरलैंड के बारे में, इसके अलावा विशेषकर इसमें कैमन द्वीप समूह के बारे में क्या है भाई, कैमन द्वीप समूह कहां है। फिर इसके बाद आप ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, प्रीलिम्स महाकुंभ, गूगल करना, कोई किताब नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं, प्लीज गूगल करिएगा, इंग्लिश में आता है, सारा कंटेंट इंग्लिश में आता है, इंग्लिश वाला ही पढ़िएगा, सही रहता है। बस आप अपने फोन में ट्रांसलेटर डाउनलोड कर लीजिए, बहुत से तो फोन्स में आता है इनबिल्ट होकर के, लेकिन अगर आप में नहीं है 2 मिनट लगेगा, ट्रांसलेशन की सुविधा अवेलेबल है, ठीक है ना। बहुत सी साइट ट्रांसलेशन की सुविधा दे रही है, ये मत सोचिएगा वो दे ही नहीं, आप कुछ नहीं करना, मोबाइल में ओपन करते हैं, फटाक से आवाज आता है, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी। तो आप उसको जब गूगल ट्रांसलेट करेंगे, थोड़ा हिंदी इधर उधर रहती है, तो इंग्लिश पढ़ के, थोड़ी आपकी इंग्लिश मान लीजिए हल्की फुल्की है, तो हिंदी और इंग्लिश के मिक्सर से मेरी तरह आपका काम हो जाएगा। मेरे बच्चे बिल्कुल मेरी तरह, आपके गुरु भी ऐसे ही हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता होगा काम चोखा करते हैं, तो बस आप भी अपना काम चोखा कर लेंगे। गूगल कर, किताब मत, किसी का नोट्स नहीं छूना, किसी को, आपको गूगल पास करा देगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसके अलावा बरमूडा के बारे में, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज से याद रखिएगा, हमला है, आज से आपको सोने नहीं दूंगा, केवल 6 घंटे के अलावा कोई बच्चा सोएगा नहीं, चाहे तबियत खराब हो जाए, लेकिन लगे रहना, चाहे जो हो जाए, प्रीलिम्स पास करना है, मुख्य परीक्षा की गारंटी दे रहा हूं। अब आते हैं इंपैक्ट ऑफ आउटवर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आपके यहां से पैसा जा रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, अगर आपके यहां से पैसा जा रहा है तो उसका इंपैक्ट क्या होता है। अब देखिए आपको टैक्स नहीं मिलता, सिंपल सी बात है। इसके अलावा ऑब्वियस है टैक्स आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा जो उत्पादन होता है वो बाहर हो रहा है, तो आपके यहां लोगों को उसमें रोजगार भी नहीं मिलता। तो ये 2 सबसे महत्वपूर्ण नुकसान है कि टैक्स नहीं मिलता और रोजगार को नुकसान होता है, और इसका लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। टैक्स ना मिलने से जीडीपी हमारा कम होता है, या हम कह सकते हैं कि ऐसा भी कह सकते हैं कि टैक्स कम होने से हमारा फिजिकल डेफिसिट पर असर पड़ता है। अरे भाई देश की आय से ज्यादा उसका व्यय है, तो ऐसे में देश को छोटे छोटे सूत्रों से भी आय इकट्ठा करना चाहिए। जब सरकारें सेस और सरचार्ज लगा करके पैसा जमा कर सकती हैं, आपको सोचिए कि जब आप सेस और सरचार्ज अपने लोगों पर लगा के जमा कर सकते हैं, तो इतना बड़ा पैसा बाहर जा रहा है, इसको छोड़ कैसे सकते हैं। तो यही है। और रोजगार नहीं, तो मैंने बता दिया कि रोजगार अपने आप में केवल एक इंसान का रोजगार नहीं होता, एक इंसान का रोजगार कई अन्य लोगों के रोजगार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इंप्लाई होता है वो कंज्यूमर होता है, वो क्या खरीदता है, यानी जो इन्वेस्टर, जो सरकार इन्वेस्ट करती है इकोनॉमी में, जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्ट का कंज्यूमर होता है कौन, यानी हाउस होल्ड सेक्टर, यानी एक रोजगार प्राप्त करता व्यक्ति जैसे मैं या आप। तो वो पूरा डिमांड और सप्लाई का जो साइकिल है, वो डिमांड और सप्लाई का पूरा साइकिल ही प्रभावित हो जाता है। तो यही बात यहां पर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे में क्या करना चाहिए, 2 उपाय बताए गए, बहुत अच्छे उपाय। पहला क्या करना चाहिए कि भारत को इस बात पर काम करना चाहिए कि वो जो ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट है वो अपने यहां पर लेकर के आए, कुछ इस प्रकार की व्यवस्था लेके आए कि हमारे यहां के जो फर्म्स हैं, जो कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी हैं, वो बाहर जाएं ही ना। ठीक है, एक तो उसके लिए टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ आप रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर इन्होंने कहा कि आपको एक डेटा इकट्ठा करना चाहिए, बड़ा अच्छा पॉइंट है। और डेटा किसका, कंफ्यूज मत होइएगा नोट्स को पढ़ते समय, इनवार्ड एफडीआई का, यानी इनवार्ड एफडीआई का बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको एक डेटा रखना चाहिए कि जो आपके यहां पर एफडीआई आ रही है तो वो क्यों आ रही है। कोई भी फर्म आप यहां पर एफडीआई आ रहा नहीं। पहला पॉइंट समझ गए कि ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट
के बराबर आपको आना चाहिए, यानी टैक्स वगैरह में थोड़ा और हमें लिबरलाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए। और दूसरा यहां कहा जा रहा है इनवार्ड एफडीआई जो हमारे यहां फर्में निवेश कर रही हैं, जैसे मान लीजिए कोई अमेरिका की कंपनी जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हम उस कंपनी विशेष के बारे में, जितनी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट करे उनकी विशेष के बारे में वो क्यों करें, क्योंकि हर कंपनी लिखती है कि इंडिया में अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। हर कंपनी अगर इंडिया में कोई लेके आ रही है प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, तो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो क्या कह रहे हैं इंडिया के बारे में, तो वो जो जो बातें कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है ना, उसका डेटा रखिए और फिर उस पर काम करके अपने यहां इस प्रकार की लिबरल पॉलिसी दे करके आइए कि आपके यहां का एफडीआई आपके देश में ही रहे, सॉरी आपके यहां की कैपिटल आपके देश में ही रह जाए। यह यहां पर कहा गया। कैसा लगा बच्चों, मजा आया कि नहीं मजा आया? अब आते हैं